बेटा आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी पे एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है जो आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रोबेबिलिटी हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करके 12th की आगे हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब और आ जाए दो इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, दैट मीन्स ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Probability of A union B is always probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यूनियन जो है वो और को रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेक्शन एंड को। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके पास 12th में आती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज दिस? इस चीज को हम देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फॉर्मूले से हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू बी, या यहां से सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए। आपको क्या चीज समझ में आई? ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है हमारा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये ऑलरेडी हो चुका है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू बी। ठीक है, इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ। अगर ई डैश एफ है, जैसे हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज 1 minus probability of E, same way probability of E dash restricted to F is 1 minus probability of P, probability of E restricted to F. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है? यानी कि एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर मेरे को चेक करना है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो आपने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देन वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, नहीं तो नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो आप इससे कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस समझ में आना चाहिए कि सैंपल स्पेस का पार्टीशन होता क्या है। ये आपकी सैंपल स्पेस है। अगर इसमें ऐसे इवेंट्स हैं E1, E2, E3, ऐसे बहुत सारे हैं, EN, E4, ऐसे सारे इवेंट्स हैं। अगर ये मिलके सारे एक सैंपल स्पेस बनाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कोई भी आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं हो, यानी EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, यानी ये सारे आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। तीसरी चीज, इन सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो, देन दे मेक अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। अब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में यूज होगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, सेम वही सैंपल स्पेस की मैंने बात करी। अगर ये सैंपल स्पेस है, ये सारा इसका पार्टीशन बन रहा है। अब मान लो कोई एक इवेंट है ए, मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A restricted to E1. Then probability of E2, probability of A restricted to E2 and up to probability of En, then probability of A restricted to En. ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है। इसके बाद मेरा यूज होता है बेस थ्योरम। अब देखिए, ये आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बैग 1 है, ये मेरा बैग 2 है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। इसमें 3 रेड 4 ब्लैक है, इसमें 2 रेड 5 ब्लैक। मेरी
दो ही बैग्स है मेरे पास, वन या टू, वन और टू मिलके सैंपल स्पेस बनाया, यानी मैं बैग वन चूज करूं या बैग टू चूज करूं। ठीक है, अब ए इवेंट को मैंने डिफाइन किया, चूजिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल ए इवेंट को डिफाइन कर दिया। ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है। तो चूजिंग ए रेड बॉल का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले मैं बैग सिलेक्ट करूं, E1 पहला बैग सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1, यानी पहले बॉल, मैं पहला बैग सिलेक्ट कर चुकी और रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। रेड बॉल कितनी है, 3। ठीक है, अब सेकंड क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी E2, यानी कि पहला बैग मैंने सेकंड बैग सिलेक्ट किया और इससे रेड बॉल सिलेक्ट करी, दैट इज 2/7। तो मेरा ये आ गया 5/14, ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होता है, सेम यही चीज है, यही हमारे पास सिचुएशन दे रखी, दो बॉल्स हैं, दो बैग्स हैं, वन और टू, दोनों के अंदर ऐसे है। अब वो क्वेश्चन कब टोटल का होगा और कब बेस का होगा, इसको समझना है आपने। आपके पास क्वेश्चन आएगा सेम, वी हैव टू बैग्स, वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक, and second bag contains 2 red and 5 black. One ball is chosen at random and it is found to be black. It is found to be red. चलिए ये इसी क्वेश्चन को चलते हैं। Find the probability that it is chosen from the bag one. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि मैंने बैग चूज किया और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसमें से रेड बॉल निकली। बेस थ्योरम जो है रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि मैंने, ये दोनों बैग्स हैं, मैंने दोनों में से एक बॉल चूज करी, एक बॉल चूज करी, वो रेड आई, आई हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द बैग वन और बैग टू, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाता है बेस का। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है कि ये मेरी रेड बॉल है, मुझे ये बताना है कि ये मेरे फर्स्ट बैग से आई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको इवन रिस्ट्रिक्टेड टू ए निकालनी, यानी रेड मेरे पास आ गई, मुझे बताना है फर्स्ट बैग से। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड टू E1। अगर आपने इतना लिख लिया तो यहाँ E1 करके लिखा है, यहाँ सारे जो भी है E1 E2 E3 EN तक ली जाइए। तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि मेरे को बेस कहाँ लगानी है, टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ लगानी है। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सबसे थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको E1 E2 डिफाइन करने में। तो आप ध्यान रखिए कि आपको पार्टीशन कैसे डिफाइन करनी है और उसको पहचानने का क्या तरीका होता है। जो आप पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कर रहे हैं, तो ये जितने भी सैंपल स्पेस के आप पार्टीशन के वो इवेंट्स लेंगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो ये एक आपके पास एक ट्रिक होता है E1 E2 चूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसमें प्रोबेबिलिटी आती है रैंडम वेरिएबल। जैसे आपने एक कॉइन थ्रो किया, दो कॉइन थ्रो किए, हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड टेल टेल, तो एक रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। अब एच एच में नंबर ऑफ हेड्स है 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 0। तो मैंने लिख दिया एक्स ऑफ हेड हेड इज 2, यू हैव रिटन दिस। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। x इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो केस है, 2/4 यानी 1/2। x इज इक्वल टू 0 की क्या है, 1/4। तो ये आपका क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकाल। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में बेस्ड में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन ये है, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी दो कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन को ध्यान में देखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट। देखो विद रिप्लेसमेंट है, यानी मैंने कार्ड निकाला और वापस डाल दिया है, तो सेकेंड इवेंट का पहले इवेंट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप खैर इजी भाषा में ध्यान रखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक।
अब देखिए, दो केस बनते हैं इसमें। इवेंट भी दो है और केस भी दो है। पहला इवेंट क्या है? फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। अब देखिए, रेड कार्ड है, गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। फर्स्ट कार्ड आपका रेड जैक भी हो सकता है, रेड कार्ड है ना, या रेड नॉन जैक भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है? सेकंड कार्ड जैक, जैक और सेकंड कार्ड जैक। जब दो केस हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों केसेस का यूनियन। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों इवेंट एक के बाद एक हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक, ठीक है, रेड जैक कितने होते हैं? 252। अब सेकेंड इवेंट क्या है कि जैक आए। देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है, चार टोटल जैक होते हैं। अगर पहला रेड जैक आ गया तो मेरे पास कितने जैक बन गए? 350। यूनियन है। सेकंड केस क्या हुआ? रेड नॉन जैक कार्ड, रेड नॉन जैक कार्ड। देखिए, रेड कार्ड्स होते हैं 26, ठीक है, और दो कार्ड है जैक, तो नॉन जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 24/52। और जैक आ जाए, देखिए पहला केस में जैक नहीं आया तो चारों जैक बचे हुए हैं, तो सेकंड में जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/51। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 6 प्लस 96/52 इंटू 51, 102, 52 इंटू 51, 1/26। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम बेस थ्योरम भी डिस्कस करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन क्या है? एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। पूरी मेरी सैंपल स्पेस की पार्टीशन डिफाइन होगी कि लोग दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सीडेंट प्रोन या नहीं। ठीक है, कंपनी स्टेटिस्टिक्स शोज दैट एन एक्सीडेंट प्रोन विल हैव एन एक्सीडेंट at some time within a fixed 1 year is 0.6, and the probability is 0.2 if it is not an accident prone। ठीक है, अगर वो एक्सीडेंट प्रोन है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6, और एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। अब देखिए, कंपनी नोज दैट 20% ऑफ एक्सीडेंट इज 20% ऑफ पीपल आर एक्सीडेंट प्रोन। यानी कि कंपनी के स्टेट्स क्या शो करते हैं कि 20% लोग हैं जो एक्सीडेंट प्रोन है। नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन आएगा। पहले मैं सैंपल स्पेस अपने डिफाइन कर लेती हूँ। तो सारी दुनिया में या तो लोग एक्सीडेंट प्रोन है और या नहीं है। ठीक है, मैंने दो तरह के लोग कर लिए। अब एक्सीडेंट प्रोन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसने पहले बताया कि 20% लोग हैं एक्सीडेंट प्रोन, यानी 20/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? ऑब्वियसली इट इज 80/100। ठीक है, 20% एक्सीडेंट प्रोन है, यानी 80% एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। अब ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी? तो मैंने इवेंट ए को क्या डिफाइन किया? दैट अ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये मेरा ए इवेंट है कि एक्सीडेंट को मीट करें। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक्सीडेंट हो और वो एक्सीडेंट प्रोन है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। देखिए, इफ ही इज एक्सीडेंट प्रोन तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6, यानी 6/10। अब वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो उसका एक्सीडेंट हो जाए,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/10। ठीक है, ये आपने सबसे पहले क्वेश्चन से चीजें निकाल लेनी है कि आपको दे क्या रखा है। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट। देखिए उसका एक्सीडेंट हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया क्योंकि सीधी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मैंने बताया क्या होगा, E1, probability of A restricted to E1, then probability of E2, then probability of A restricted to E2। आपने सीधी सीधी वैल्यू पुट करी, 20/100 इंटू 6/10 प्लस 80/100 इंटू 2/10। देखो यहाँ ना काटने का ये लोएस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश मत करो, यहाँ सीधा सीधा अगर आप ऐड कर देंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अपॉन 1000, 280 by 1000, that is 7/25। चलिए सेकेंड पार्ट उसने क्या पूछा, सपोज अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट, यानी मेरे पास रेस्ट्रिक्ट क्या गिवन क्या कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और आपको बताना है कि वो एक्सीडेंट प्रोन है, यानी कि आपको ये बेस का थ्योरम बन गया, आपका बेस का क्वेश्चन बन गया। इट इज गिवन दैट ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट बट यू हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एक्सीडेंट प्रोन, यानी कि आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रिस्ट्रिक्टेड टू ए। ठीक है, ये चीज बच्चे आपको समझ में आई। आई होप अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। सीधा फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी E1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 अपॉन में ये पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। ठीक है, ये आपका आ गया 20/100 इंटू 6/100 और ये हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया ही था। ये मेरा क्या आया था, 280/1000, यानी 120/280, दैट कम्स आउट टू बी 3/7। ठीक है, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हम आराम से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसमें हमारे पास कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा आ जाता है, ए रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस बार प्री बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपके पास सीधा सीधा होता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। आप सीधा आराम से लगा दो, तो आप देख पा रहे हैं सिग्मा सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऐड कर लो, 1 + 3 4 5 9 9 + 7 16 25 36 49 49 and this comes to be 32 81A। ठीक है, कई बार बच्चे लिखने में गलती कर लेते हैं तो आप साइड में जोड़ लीजिए, 81A इज इक्वल टू 1। ए मेरा आ गया 1/81। कई बार ये क्वाड्रेटिक बन जाती है तो उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और एक नेगेटिव, तो आप सीधा लिखिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो विल इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू एंड विल गो फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। सेकेंड था, फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ पी इज फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2। ध्यान रखिए कि यहाँ इक्वल टू का निशान है या नहीं है, x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2, यानी कि x जो है वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब इनको सिर्फ ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना आपको। प्रोबेबिलिटी में से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 9A है आपका 1/81, दैट इज 1/9। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन मैंने और डिस्कस करना है, अ बैग कंटेन्स 2 coins, one biased and other unbiased। दो ही पॉसिबिलिटीज है, ये मेरा है E1 है, ये वो बायस्ड है, और E2 है ये अनबायस्ड है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
अच्छा, when tossed the biased coin has a 60% chance of showing head. ठीक है, ये मेरा ये इवेंट को मैंने डिफाइन कर दिया कि इट शोज हेड। हेड, ठीक है। बायस्ड कॉइन हैज ए 60% चांस ऑफ शोइंग हेड। बायस्ड की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड को शो करे, ठीक है, बायस्ड है और हेड शो करे, ये आपकी है। इट शोज हेड, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, बताइए। इट शोज हेड और ये बायस्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, यानी 60/100, यानी ये आपकी हो जाएगी 3/5। ओके, ये हेड, बट उसने प्रोबेबिलिटी पूछी क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट शोज टेल। सॉरी, आप इसको ए को फिर आप डिफाइन करें टेल। देखो, एक सेकेंड, टेल है तो हम टेल के लिए क्वेश्चन को लेके चलते हैं, हेड के लिए नहीं लेंगे। उसकी हेड शो करने की, देखिए यहाँ एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी। यहाँ उसने प्रोबेबिलिटी दी शोइंग हेड की, तो यानी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 40/100, यानी 4/10 या 2/5, आप सीधा लिखो। अनबाइस्ड है तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। उसने अब क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द it a coin, if one of the coin is selected at random and on tossing it shows tail, what is the probability that it was an unbiased coin? देखिए, टेल शो किया, आपको शो बतानी है प्रोबेबिलिटी कि अनबाइस्ड है, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस चीज का आ गया है, बताइए, ये बेस का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2, जो आपका है 1/2। जब आपने इतना लिख लिया है, इतना समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिखाया उसने कि टेल आया है, पर आपको बताना है कि वो कॉइन अनबाइस्ड। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे सारे केसेस यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2। देखो, दो ही कॉइन्स हैं, दोनों हमारे सैंपल स्पेस को बना रहे हैं, पार्टीशन है, एक बायस्ड और एक अनबायस्ड। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1/2, 1/2। ए रिस्ट्रिक्टेड टू E2 क्या है 1/2, और ये क्या है 1/2। ए रिस्ट्रिक्टेड टू E1 क्या है 2/5 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/4, और नीचे मेरा क्या आ गया 2/10 प्लस 1/4। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, 1/4, यहाँ 10 दिया, 2 सॉरी 20, 2 प्लस 2, ये मेरा आ गया 4, ये मेरा आ गया 5, 1/4 इंटू 20/9, ये मेरा आंसर आ गया 5/9। देखिए, मेन क्वेश्चन आपका या तो इंडिपेंडेंट चेक करना आएगा, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आए के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट, या टोटल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, बेस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होता है अगर आप उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर लें। थैंक यू बेटा।